हमको मिले हैं आज घड़ियां लगाए, अब तो मेरा दिल जागे में सोता है, क्या करूँ हाय। अब तो ये हो गया है कि अब दूसरे सिंगरों के गाने अगर रफ़ी साहब गाते तो कैसे गाते। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। अब ये तमाशा शुरू हो गया है और एआई के माध्यम से उन गानों को जो आजकल के गाने हैं या आज से 10, 15, 20 साल पहले के गाने हैं, उन गानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। होले होले हो जाएगा प्यार, चले या होले होले हो जाएगा प्यार। एआई का इस्तेमाल करके भाई लोग उसमें लिखते हैं कि अगर इस गाने को रफ़ी साहब गाते तो कैसा गाते, और फिर एक भोंडी सी नकल उसमें डाल दी जाती है कि रफ़ी साहब ऐसे गाते। अरे कमबख्तो, जो तुम लोग इंसान की हरकतें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किस आदमी का जिक्र कहाँ कर रहे हो। कभी तो प्यारियत पूछो तुम्हारे बिन। और मेरी तकलीफ उस वक्त बढ़ गई कि जब मैंने देखा कि रफ़ी साहब के तस्वीरों को, जो कि ब्लैक एंड वाइट में थे, भाई पहले तो भाई लोग कुछ कलर वगैरह कर दिया करते थे, लेकिन अब अजीब अजीब तरह से उस पर अपनी तबाज़माई कर रहे हैं। कभी उन्हें कोट पहना के, कुछ कलरफुल पगड़ी पहनाकर, और कभी कुछ गालों पे चीक कलर लगाकर, और कभी लिपस्टिक लगाकर, मतलब उन्हें पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उन तस्वीरों के साथ। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। और ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा इल्म है कि जो हमारी ज़िंदगियों को बहुत ही आसान बना देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हमें कई तरह की दुविधा में भी डाल देता है। अब देखिए ना, अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो उसका पॉजिटिव पहलू होता है, दूसरा उसका नेगेटिव पहलू होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे तो हमें फ़ायदे ही पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल ना करें, सही तरीके से उसका उपयोग ना करें, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे याद आ रहा है वो दौर के जिस ज़माने में फ़ेसबुक की एक नई नई शुरुआत हुई थी, और जब ये फ़ेसबुक शुरू हुआ था तो ये कुछ ख़ास तरह के लोगों के लिए एक बहुत ही मख़सूस किस्म का एक प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते थे या बिज़नेस से जुड़े हुए लोग आते थे, और ये एक माध्यम था एक दूसरे से जुड़ने का। काम की बातें होती थी, इन्फॉर्मेशन की आपस में एक्सचेंजेस होती थी, और इस तरह से एक बहुत ही एक अच्छी शुरुआत थी ये। मैं उस ज़माने से ही फ़ेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने फ़ेसबुक के बदलते हुए उस दौर को देखा। रफ्ता रफ्ता ये चीज़ रीचेबल होती चली गई, और जब रीचेबल होती चली गई तो फिर फ़ेसबुक एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक काम का एक साइट, एक काम का एक प्लेटफॉर्म होने के बजाय एक जंकयार्ड बन गया। एक ऐसा जंकयार्ड बन गया कि जिसे फ़ेसबुक के बजाय ऐसा लगने लगा कि शायद ये फेसबुक है, क्योंकि हर शख्स नकली आईडीज़ के साथ, नकली चेहरों के साथ अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ पे आके खिलवाड़ करने लगा। ज़्यादातर लोग उनमें ऐसे ही थे कि जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए फ़ेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो फ़ेसबुक हमारे लिए एक इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम जहाँ से बहुत सारी काम की चीज़ें निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने गुमशुदा लोगों को पाया है, अपने बिछड़े हुए दोस्तों को पाया है, जो कहीं नहीं मिलते वो फेसबुक पे मिल जाते हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म की, इस मजबूत प्लेटफॉर्म की इज्जत करते, इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते, हम लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। चलिए साहब, ये तो फेसबुक का रोना है। अब बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आमतौर से AI कहते हैं।
आजकल जब भी आप किसी साइट पे जाते होंगे या आप किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे आपको एआई के नाम से बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, बहुत सारे एप्लीकेशन की तरफ आपको इनवाइट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे तरीक़े बताए जाते हैं कि जब आप कुछ ओरिजिनल चीज़ों को किस तरह से एआई के माध्यम से एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं। चलिए साहब, अब टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है कि इसके कई रंग होंगे और विभिन्न रंगों में ये टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई और तकलीफ़ होने लगी कि जब इसका इस्तेमाल, बल्कि मैं कहूँगा गलत इस्तेमाल, म्यूज़िक वर्ल्ड में भी शुरू हो गया। अगर हम किसी कंपोजिशन को बनाने के लिए अगर एआई का इस्तेमाल करते हैं, किसी धुन को संवारने के लिए या उसमें किसी तरह की कोई और एडिशन करने के लिए एआई के हम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो बात समझ में आती है कि हम अपनी क्रिएशन को एक खूबसूरत तरीक़े से और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जीपीटी चैट के नाम से एक एप्लीकेशन आया था जिसमें आपने कुछ एक प्रोग्रामिंग करनी है, एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ जाती हैं। किसी को लेटर लिखना है तो सिर्फ आपको उसका सब्जेक्ट लाइन बताना है और वो पूरे का पूरा लेटर लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आ जाता है। अगर आपने किसी तरह की कोई तस्वीर बनानी है तो बस आप उस तस्वीर की एक रूपरेखा बता दीजिए और वो तस्वीर निकल कर आपके सामने आ जाती है। ये वाक़ईतन टेक्नोलॉजी की इंतहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इंसानों के लिए एक रहमत के बजाय दिन ब दिन ये ज़हमत बनता जा रहा है? और ज़हमत इसलिए बन रहा है कि फिर उसके बाद ये होगा कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़कर इतने आदी हो जाएंगे एआई पे कि उसके बिना बात नहीं बनेगी। और एआई का सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ा है और जो उठाना पड़ रहा है वो ये कि किसी भी चीज़ की जो एक ओरिजिनलिटी होती है, जो ऑथेंटिसिटी होती है, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि ये ओरिजिनल है या एआई के माध्यम से इसे ये शक्ल दी गई है। तरह तरह की वीडियोस आ रहे हैं, तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं और मेरी तकलीफ़ उस वक्त बढ़ गई कि जब मैंने देखा कि रफ़ी साहब के तस्वीरों को जो कि ब्लैक एंड वाइट में थे, पहले तो भाई लोग कुछ कलर वगैरह कर दिया करते थे, लेकिन अब अजीब अजीब तरह से उस पर अपनी तबाज़माई कर रहे हैं। कभी उन्हें कोट पहना के, कुछ कलरफुल पगड़ी पहना कर और कभी कुछ गालों पे चीक कलर लगाकर और कभी लिपस्टिक लगाकर, मतलब उन्हें पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उन तस्वीरों के साथ। चलिए साहब, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम और बढ़ते हुए अब तो ये हो गया है कि अब दूसरे सिंगरों के गाने अगर रफ़ी साहब गाते तो कैसे गाते, अब ये तमाशा शुरू हो गया है। और एआई के माध्यम से उन गानों को जो आजकल के गाने हैं या आज से 10, 15, 20 साल पहले के गाने हैं, उन गानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं एआई के माध्यम से। एआई का इस्तेमाल करके भाई लोग उसमें लिखते हैं कि अगर इस गाने को रफ़ी साहब गाते तो कैसा गाते, और फिर एक भोंडी सी नकल उसमें डाल दी जाती है कि रफ़ी साहब ऐसे गाते। अरे कमबख्तो, जो तुम लोग इंसान की हरकतें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किस आदमी का जिक्र कहाँ कर रहे हो? अंदाज़ा है तुम्हें कुछ? हा? कवर अभी देखा मैंने, एक साहब ने डाला, इंतहा हो गई इंतज़ार की रफ़ी साहब के अंदाज में, और फिर उन्होंने गाना उसमें डाला है कि ये रफ़ी साहब का अंदाज है, ये रफ़ी साहब गाती तो इसको ऐसे, ये ऐसा लगता। एक पे नज़र पड़ी कि घर से निकलते ही, रास्ते पे चलते ही उदित नारायण की आवाज़ में ये जो गीत है, ये रफ़ी साहब अगर गा रहे हैं तो कैसा लगेगा, कैसे गा रहे हैं। और फिर उसने एक और, इस तरह के जो तमाशे पेश किए जा रहे हैं, ये क्या है? ये आपको नहीं लगता कि ये संगीत के साथ खिलवाड़ है, हमारी ओरिजिनलिटी के साथ खिलवाड़ है, रफ़ी साहब के साथ खिलवाड़ है? रफ़ी साहब की आवाज़ वो आवाज़ है कि आज उनके जाने के 43 साल के बाद भी लोग सिर्फ़ और सिर्फ तलाश कर रहे हैं, और तो तलाश जारी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये तलाशदार ज़िंदगी जारी रहेगी। रफ़ी साहब की आवाज़ का मुतबादिल, सब्स्टिट्यूट ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। नौशाद साहब ने सारेगामा के एक प्रोग्राम में जब वो जज की हैसियत से आए थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि रफ़ी साहब
जैसा इंसान इंडस्ट्री में कभी नहीं आ सकता। मुमकिन है कि उनकी तरह गाने वाला तो आ जाए, उनसे बेहतर गाने वाला आ जाए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा इंसान नहीं आएगा। मैं इस बात को स्ट्रांगली, इस बात की मैं इतराज़ करता हूँ, इस बात पे इसे रद्द करता हूँ, ये कहते हुए कि इंडस्ट्री में या दुनिया में रफ़ी साहब से ज़्यादा शरीफ इंसान तो बेशक आ जाएंगे, होंगे भी। शराफत रफ़ी साहब की ज़ात पे आकर ख़त्म नहीं होती। एक से एक दुनिया में शरीफ से शरीफ तरीन लोग मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक आवाज़ का सवाल है तो वो आवाज़ तो बस अल्लाह ने एक ही शख्स को अता किया था, और वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। इंडस्ट्री में हो या इंडस्ट्री से बाहर हो, रूह को बरमाती हुई, रूह में उतर जाने वाली वो आवाज़ जो अल्फाज को ज़िंदा कर देती है, जो इंसान के सारे दुखों को समेट लेती है, जो इंसान के दिमाग में खुशियों की लहर पैदा कर देती है, जो इंसानी जज्बात के हर मकाम पे हर लम्हे इसका साथ देती है, वो आवाज़ फिर कभी नहीं आएगी। और ये वो लोग हैं कि जो इस तरह से तमाशे में मुलविस नज़र आते हैं, AI का बहाना लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना लेकर। मैं उन तमाम लोगों से बहुत ही गुजारिश कर रहा हूँ इस बात की नरमी के साथ कि आप लोग इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। आप कवर निकालें, अपनी आवाज़ में कवर निकालें, अपनी आवाज़ में गाएं, लेकिन रफ़ी साहब का नाम लेकर गाने का तजुर्बा करना और उस पर यह चिपकाना कि रफ़ी साहब होते तो इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में आप ये गाना सुनिए, इस आलाप को रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए, व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री से का होने के बावजूद, म्यूजिक से जुड़े रहने के बावजूद आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी उन चीज़ों की हिफाजत करें। किशोर साहब ने जो गीत गाए, मन्ना डे साहब ने जो गीत गाए, रफ़ी साहब ने जो गीत गाए, उन गीतों को उनकी असल और ओरिजिनल शक्ल में रहने दिया जाए, उन्हें रिस्टोर रखा जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी ये जान सकें कि इस दौर के जो सिंगर्स थे, ये जो नाम है, ये जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें हम सुनते आए हैं अपने बचपन से लेकर अब तक, जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, मन्ना डे जी हैं, तलत जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, आशा भोसले जी हैं, इन लोगों का मुतबादिल कोई सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं हो सकता। बात सिर्फ रफ़ी साहब की नहीं है। अगर आप मन्ना डे की बात करें तो क्या मन्ना डे जैसा कोई गुलकार इंडस्ट्री में आया? ये बताइए मुझे। कोई नक्काल आया? कोई उनकी जगह को पुर कर पाया? नहीं ना। अगर हम महेंद्र जी की बात करें तो क्या महेंद्र जी के बाद कोई वैसी आवाज इंडस्ट्री में आई? सुर कोकिला लता जी, क्या लता जी के बाद कोई आवाज आना तो दूर की बात है, करीब तरफ ही कोई हुई? रंगारंग आवाज, रंगारंग वर्सटाइल रंगों में रंगी हुई, बिल्कुल रमी हुई आशा भोसले जी, जितने रंग उनके पास थे, जिस तरह से वो गानों को गाती थी, जिस तरह से वो एक एक शब्द को अदा करती थी और उसमें रफ़ी साहब की तरह जान डाल देती थी, क्या आशा जी की जगह कोई ले सका है? ले पाएगा? अब किसी आम सिंगर की आवाज को लेकर, उनके गीत को लेकर उस पर हम AI का तजर्बा करके करें आशा जी की आवाज में यह गाना ऐसा होता, हम है कौन? हमें ये इख्तियार मिला कहां से? किसने हमें ये इख्तियार दिया कि हम इतने बड़े, इतने महान अपने देश के, जो हमारे शान है हमारे देश की, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की जो एक तहरीम है, इज्जत है, ऐसे मीनारों पे हम उंगलियां उठाते हैं, या उनके किए गए काम पे या उनके नाम को लेकर हम अपने इस तरह के उल्टे सीधे तजुर्बे में शामिल करते हैं? ये क्या अच्छा लगता है? मैं आप तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी जो तश्कील की गई है, इसे जो इन्वेंट किया गया है, तो इसके पीछे एक प्रॉपर मकसद है। एक मकसद के तहत इसे इन्वेंट किया गया है, और वो मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों को आने वाले दिनों में और ज़्यादा आसान बना सकें, हम इसके ज़रिए और ज़्यादा अपने इल्म में इजाफा कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए नहीं है कि हम उसे इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि अगर आप लोग मेरे बात से मुत्तफिक हैं तो इस काम से आप लोग बाज आ जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाकर लोगों को एक अलग सी दुनिया में ढकेल देना, तस्वीरों को बदल देना, आवाज़ को बदल देना, किसी की शख्सियत पे किसी और को जोड़ देना, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि हम
एतमाद खो रहे हैं, एतबार खो रहे हैं, ट्रस्ट, भरोसा, फेथ खो रहे हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, क्या जरूरी है कि मैं जावेद नसीम आपसे बात कर रहा हूं? यह भी तो हो सकता है कि मेरी जगह कोई और शख्स है जिस पे जावेद नसीम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। ये जो ट्रस्ट है आप खो देंगे। देखिए, ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है, और जब तक ट्रस्ट बाकी है तभी तक किसी भी चीज की पूछ है। मशीनें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन मशीनों को अपनी जिंदगी मत बनाइए। उन्हें इतना इख्तियार मत दे दीजिए कि कल वो आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ी कर दें। आप हैं या नहीं हैं? अगर आप हैं तो साबित कीजिए, और या फिर आप नहीं हैं तो यह फैसला आपको करना है कि आप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर अपनी ओरिजिनलिटी के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखिए, और अगर आप नहीं हैं तो फिर तो आपको मिटाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपको सफ़े हस्ती से इस तरह से रिमूव कर दिया जाएगा कि जिस तरह से हम किसी फाइल को, अनवांटेड फाइल को अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से डिलीट कर देते हैं। म्यूज़िक के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए, संगीत के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। जो हमारे संगीत के धरोहर हैं उनके साथ, उनके नाम के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। यही कह के मैं आज अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज मैं कोई गीत की बात नहीं करूँगा, किसी नगमे की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को कम से कम वो जो दो एक मिसाल है उसके लिए ज़रूरी है कि मैं छोटा सा एक रेफरेंस आपको दे दूँ। आप देखिए, खुद फैसला कीजिए कि ये जो टाइटल लगाते हैं मिसगाइड करने वाले, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना सुनिए, घर से निकलते ही। अरे जब ये घर से निकलते ही गाना बना था तो रफ़ी साहब के गए हुए भी बरसों बीत चुके थे। इंतहा हो गई इंतज़ार की, रफ़ी साहब की आवाज़ सुने आप, आपके मुंह से बेसाख्ता अच्छे कलमात तो नहीं निकलेंगे इस तरह की हरकतों को सुनने के बाद। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ और उन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ मैं अपना